नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। हर वो खबर जो आप चाहते हैं जैसी बिल्कुल मिलेगी वैसी, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बुलेटिन विद नो कंफ्यूजन। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज की बिग एंड बोल्ड स्टोरीज। आज जिन खबरों पर खास तौर से पूरे दिन निगाहें रही, ये रही वो बिग एंड बोल्ड स्टोरीज। बाबा की दिखी बिहार में आंधी, उन्होंने किसकी ठठरी बांधी, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि कैसे उनका शो रहा ब्लॉकबस्टर और अब कैसे उनके पोस्टर पर कालिख लगाना पड़ सकता है लोगों को महंगा। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे अतीक के काले खजाने का खजांची कौन है और अतीक के गुर्गों के नए वीडियो से पुलिस को क्या पता चलने वाला है। आज बिग एंड बोल्ड स्टोरी ये भी, और बात पाकिस्तान के उस क्रूर कानून की भी होगी जिसकी वजह से इमरान की मौत लगता है अब तय है। इसके अलावा यह भी बताऊंगा किस तरीके से कर्ज में अमेरिका डूब चुका है, जिसकी वजह से बाइडेन अपने इंटरनेशनल दौरे रद्द कर रहे हैं। अमेरिका का मुस्तकबिल आगे कैसा दिखाई दे रहा है यह भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं पहली ये बिग एंड बोल्ड इलैबोरेटेड स्टोरी। पहली खबर पटना से। बागेश्वर बाबा के दरबार का आज आखिरी दिन था। अंतिम दिन दरबार में वीआईपीज का जमावड़ा लगा। मंच से बाबा ने कहा, हमारी कथा का मतलब जातिवाद की खाई खत्म हो और सब हिंदू एक हो। बागेश्वर बाबा से मिलने पहुंची एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बाबा से मिलने पहुंचे। अक्षरा सिंह ने बाबा के दरबार में गाया भजन। और बिग एंड बोल्ड में अगली स्टोरी ये कि बागेश्वर बाबा से जुड़ा ये पहलू भी देखिए। सितंबर में बागेश्वर बाबा फिर से आएंगे बिहार। 29 सितंबर से गया में लगेगा बाबा का दरबार। पितृपक्ष के दौरान गया में लगेगा बाबा का यह दरबार। भक्तों को बाबा के मन से दी गई ये जानकारी। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर यह कि पटना में बाबा के पोस्टर्स पर कालिख पोती गई। नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने हटाए ये पोस्टर्स। डाक बंगला चौराहा समेत कई इलाकों में पोती गई कालिख। बागेश्वर बाबा ने कहा, पोस्टर फाड़ सकते हो लेकिन दिलों में बसे बागेश्वर धाम को कैसे निकालोगे। और पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने वाले बागेश्वर सरकार का दरबार जहां भी लगता है ब्लॉकबस्टर होता है। कैसे होता है आइए आपको आंकड़ों के जरिए बताता हूं। पटना में 13 से 17 मई तक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा का पाठ किया। आयोजकों का दावा है कि इन 5 दिनों में 10 लाख लोग बाबा को सुनने आए। इससे पहले 24 से 30 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के सागर में बागेश्वर सरकार का दरबार लगा था। दावा यह कि यहां 5 लाख से ज्यादा लोग बाबा को देखने और सुनने के लिए पहुंचे। 23 मार्च को राजस्थान के उदयपुर में बागेश्वर सरकार पहुंचे थे। 1 लाख लोग यहां पहुंचे थे उनको सुनने के लिए। मायानगरी मुंबई में 18 और 19 मार्च को दिव्य दरबार लगा था और 2 लाख लोग यहां दरबार में बाबा के हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे थे। और इस तरीके से यह बताता है कि बाबा की ख्याति, प्रसिद्धि और कितना वो लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं, यहां पर जुटी हुई भीड़ ये बताने के लिए काफी है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर नासिक से है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरी चादर चढ़ाने का मामला गर्म है। गोमूत्र से मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। हिंदू संगठनों में आक्रोश है। मंदिर में महाआरती की गई है। आरोपी मतीन बोला, भगवान शिव में है आस्था, इसलिए हम गए थे वहां। और 7:28 पर इसी खबर से जुड़ी पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे। टोपी टोकरी वाले महादेव के भक्त हैं या विरोधी। लेकिन पहले आपको ले चलता हूं इस खबर की तरफ। ये बिग एंड बोल्ड स्टोरी। अगली अहम खबर उत्तराखंड से। खटीमा में प्रशासन ने वन भूमि पर बनी अवैध मजार तोड़ी। राजस्व विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। अवैध रूप से अतिक्रमण करके यहां पर मजारें बनाई गई थी। अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा है एक विशेष अभियान। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर प्रयागराज से है। अतीक और अशरफ के हत्यारों का होगा नार्को टेस्ट। शूटर्स के लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट की तैयारी है। 45 दिन में हत्याकांड की चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। न्यायिक आयोग भी कर रहा है अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच। 15 अप्रैल की रात शूटर्स ने की थी अतीक अशरफ की हत्या। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर शाइस्ता से जुड़ी हुई। अतीक की करोड़ों की काली कमाई पर बड़ा खुलासा हुआ है। शाइस्ता असद कालिया को देती थी काली कमाई। असद प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में लगाता था इसे, और अतीक की इस तरीके की कमाई को यूं रोटेट किया जाता था। अतीक के वकील सौलत हनीफ से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। प्रयागराज, लखनऊ, गुजरात और दिल्ली से यह पैसा आता था। एनआईए ने आज 6 राज्यों की अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। मकसद क्या था, क्या मिला, ये पूरी
खबर देख। टेरर फंडिंग और टेररिज्म ड्रग नेक्सस तोड़ने के लिए एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने आज एक साथ देश के 6 राज्यों के करीब 100 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जिन राज्यों में जांच एजेंसी ने रेड की उनमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। एनआईए ने हरियाणा के झज्जर में नीरज बवाना गैंग के भूपेंद्र उर्फ खली के घर में रेड की, जबकि राजस्थान के जयपुर, चुरू, अलवर समेत कई शहरों में लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पंजाब के बठिंडा में चंसर बस्ती में तड़के एनआईए टीम पहुंची और कोखर नाम के शख्स के घर में तलाशी ली। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के ठिकानों पर रेड की गई। पिछले साल हरियाणा पंजाब के गैंगस्टर्स के ड्रग तस्करों और खालिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ का पता चला था, जिस पर एनआईए ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। 25 जनवरी को एजेंसी ने दीपक रंगा को गोरखपुर से पकड़ा था, जो पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय में हमले में शामिल था। दीपक रंगा आतंकी लखबीर सिंह संधू और हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का करीबी है। एनआईए की जांच में पता चला था कि विदेश में बैठे आतंकी सरगना गैंगस्टर के साथ मिलकर टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे हैं और इसी कड़ी में आज देश भर में छापेमारी की गई। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह कि अगर आपको यह लगता है कि पाकिस्तान में इन दिनों जो उठापटक चल रही है उसके चलते पाकिस्तान शांत बैठा होगा और भारत विरोधी कामों को नहीं कर रहा होगा, तो जरा यह खबर बहुत ध्यान से देख लीजिए। क्या कर रहा है पाकिस्तान, यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ये हैं वो तस्वीरें। पाकिस्तान ड्रोन से भेज रहा है नशे की खेपें और बीकानेर में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में ड्रग तस्करी का यह पूरा खेल उजागर किया जा चुका है। गंगानगर नेमीचंद पोस्ट पर बीएसएफ ने फायरिंग करके एक ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से हेरोइन की तस्करी की जा रही थी, ये पता चला और बीएसएफ ने 42 राउंड फायर करके इस ड्रोन को मार गिराया और 5 किलो हेरोइन यहां जब्त की गई है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 से 30 करोड़ रुपए है। बीकानेर में बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर की अगुवाई में बीएसएफ ने यह कार्रवाई की। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे का सामान भेजने की कोशिशें की जाती रही। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान में और बढ़ता जा रहा है सियासी संग्राम। इमरान खान के लाहौर में मौजूद घर में 30-40 आतंकियों के शरण लेने का दावा है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक पुलिस ने इमरान के घर को घेरा है। सरकार का 24 घंटे में आतंकियों को सौंपने का अल्टीमेटम है। पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री आमिर मीर का बयान है, पीटीआई आतंकियों को सौंपे वरना कानून अपना काम करेगा। पीटीआई अब आतंकियों की तरह कर रही है बर्ताव। अब सवाल यह भी है कि वहां किन किन लोगों को दहशतगर्द टर्म किया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बयान सामने आया है। पाकिस्तान को कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, कहा है इमरान खान ने। मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, इमरान खान ने कहा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कभी नहीं हटाऊंगा। पाकिस्तान सरकार आर्मी पीटीआई को लड़वाना चाहती है। आर्मी और पीटीआई सामने आ जाएं, ये पाकिस्तान सरकार का मकसद है। पाकिस्तान को सीरिया या लीबिया नहीं बनने देंगे। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान में सीरिया या लीबिया जैसे हालात बन जाएं, ये कहना है इमरान खान। और पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों पर आर्मी एक्ट लगाने की तैयारी है। ये आर्मी एक्ट अगर लगता है तो क्या होगा, सवाल ये भी है। ये शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी एक्ट लगेगा। आखिर आम नागरिकों के खिलाफ आर्मी की अदालत में मुकदमा चलाने की इजाजत देना क्यों खतरनाक है, आपको बताते हैं। लेकिन पहले ये समझिए पाकिस्तान का ये आर्मी एक्ट है क्या। पाकिस्तान आर्मी एक्ट किनके खिलाफ मुकदमा? पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग छेड़ने की कोशिश करता है उनके खिलाफ ये मुकदमा चलाया जाता है। आर्मी एक्ट किन किन लोगों के और ये किस तरीके से असल में ड्रैकोनियन हो सकता है इमरान खान और इमरान खान के समर्थकों के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ जो हथियार उठाता है उसके खिलाफ इस एक्ट का इस्तेमाल होता है। कहा यह जाता है कि जो सुरक्षा बलों पर हमला करता है उसके ऊपर ये एक्ट आयद होता है। अवैध गतिविधियों के लिए कहीं से फंडिंग लेना या देना, ये पाकिस्तानी आर्मी एक्ट को लागू कराता है। आर्मी एक्ट की धारा 59 में दोषी को मौत की सजा का प्रावधान है और इस लिहाज से ये इमरान खान के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। और आम नागरिकों को आर्मी कानून के तहत, इसमें मतलब यह कि सिविल कानून के पास कार्रवाई की ताकत नहीं है। अब यहां फांसी की सजा के प्रावधान को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आम नागरिकों के खिलाफ आर्मी कोर्ट में मुकदमा, इसका मतलब यह है कि आर्मी ने देश के कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। और अगर आर्मी एक्ट लागू कर दिया जाता है, आर्मी एक्ट की वो धारा 59 लागू कर दी जाती है, तो फिर आप समझ लीजिए इमरान खान के लिए आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं। और अब आपको आगे ले चलता हूं और ये बताता हूं कि दुनिया में अहम और देश में अहम कहां और क्या अहम घटा। बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ आज किश्तवाड़ में बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 4 आतंकियों के घर छापे मारे। जिन टेररिस्ट के घरों पर छापे मारे गए उनके नाम है शाहनवाज, नईम अहमद, मोहम्मद इकबाल और मुजफ्फर अहमद। बताया जा रहा है कि ये सभी
आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हैं। मध्य प्रदेश एटीएस ने हिजबुत तहरीर यानी एचयूटी के जिन 16 सदस्यों को पकड़ा है वो पूछताछ में रोज नए खुलासे कर रहे हैं। जाकिर नाइक का नाम सामने आने के बाद शिवराज सरकार ने मामले की एटीएस जांच के आदेश दिए। इस बीच वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने एनटीसीए को एक खत लिखा है जिसमें एचयूटी पर पैसे जुटाने के लिए पशु तस्करी का आरोप लगाया गया है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में गहलोत सरकार को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए अफसरों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए थे, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी। राज्य सरकारों ने याचिका में उन 4 दोषियों को जेल में ही रखने की मांग की जिन्हें हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अब इस मामले में 9 अगस्त को सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। बंगाल सरकार ने फिल्म पर 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं कमाई के मामले में अब यह फिल्म 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच कर रही सेबी को सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का और समय मिल गया है। सेबी ने जांच के लिए कोर्ट से और मोहलत मांगी थी, जिसे अदालत ने आज मंजूर कर लिया। अब सेबी को 14 अगस्त तक सर्वोच्च अदालत में रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर कोर्ट 11 जुलाई को सुनवाई करेगी। और उधर कर्नाटक में क्या हो रहा है? 13 तारीख को चुनाव के नतीजे आए, लेकिन अभी 17 तारीख होने के बावजूद कांग्रेस इस ऊहापोह में है कि सीएम किसको बनाए। ये अहम खबर देखिए, बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल अहम खबर। कर्नाटक सीएम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। राहुल गांधी से मिले सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सुरजेवाला बोले अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, सीएम के नाम का ऐलान जल्द होगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम का पद लेने को तैयार नहीं। और उधर महाराष्ट्र से अगली पॉलिटिकल न्यूज। एनसीपी चीफ शरद पवार की पार्टी नेताओं के संग मीटिंग हुई। लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की गई और दोनों चुनाव महाविकास अघाड़ी साथ में लड़ेगा, यह कहा गया। सीटों के बंटवारे पर एनसीपी नेताओं में चर्चा हुई और यहां पर पवार साहब ये जो मीटिंग कर रहे हैं, जाहिर है उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं अजीत पवार भी लगातार चल रहे होंगे। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर मध्य प्रदेश से। दिग्विजय सिंह गुना से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पहली बार सिंधिया से हो सकता है दिग्विजय का मुकाबला। दिग्विजय ने कहा पार्टी कहे तो हम इस मुकाबले के लिए तैयार। गुना से सिंधिया 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2019 में उन्हें मिली थी हार। 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर दिल्ली से। एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। एलजी के एल्डरमैन नामित करने पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलजी को अधिकार देने का मतलब है कि वो निर्वाचित निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एलजी के एल्डरमैन नामित करने की शक्तियों को दी गई थी चुनौती। और अगली अहम खबर शीश महल से जुड़ी हुई फाइल से जुड़ी हुई खबर देखिए। फाइल जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस को शिकायत की गई। आईएएस राजशेखर ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की। शीश महल की जांच कर रहे थे आईएएस राजशेखर ने दफ्तर में जासूसी के आरोप लगाए थे। रूम नंबर 403 में जासूसी होने का आरोप उन्होंने लगाया था। पटना में सनातन की त्रिवेणी बह रही है। लाखों भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे, लेकिन इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह मुंगेर में एक पार्टी दे रहे थे। वो पार्टी कैसी थी जरा देखिए। पटना में जब बाबा बागेश्वर हनुमान कथा सुना रहे थे यूपी बिहार के लाखों लोग जब सनातन आस्था में डूबे थे, तब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह मुंगेर में मटन भोज करा रहे थे। ये आरोप लगाया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने। विजय सिन्हा का आरोप यह भी है कि मटन पार्टी के बाद मुंगेर शहर के लावारिस कुत्ते गायब हैं। जेडीयू ने इस पार्टी में न जाने किन किन जानवरों का मांस लोगों को खिला दिया। पार्टी में शराब भी परोसी गई। शहर में कुत्तों की संख्या कम कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। विजय सिन्हा के आरोप पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अगुवाई में सम्राट चौधरी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। जेडीयू ने कहा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अपने बयानों के लिए सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी नेता मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। अब बिहार में मीट भात वाली सियासत पर क्या कहा जाए। कोई सनातनी रंग में रंगा है तो कोई मीट भात का मजा ले रहा है। सबकी अपनी अपनी मर्जी, लेकिन मीट पार्टी की चर्चा गर्म है। और अब आपको बताते हैं देश की रीजनल पार्टीज के संदर्भ में खुलासा हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने यह खुलासा किया है। और यह खुलासा क्या कहता है? यह खुलासा बताता है कि रीजनल पार्टियों को अज्ञात सोर्सेज के हवाले से कितना चंदा साल भर में मिला है। कुल आमदनी, अज्ञात सोर्स से आमदनी और कुल आय में अज्ञात सोर्स 2021 और 22 में यह देखिए जरा 1165.57 करोड़ और 2020 में
और 2020-21 में, ये 21-22 आप देख रहे हैं, और 2020-21 एक साल पहले के वित्तीय वर्ष में 530.7 करोड़ कुल आमदनी के संदर्भ में ये जानकारी। अब जरा देखिए अज्ञात सोर्स से आमदनी के बारे में ये जानकारी। 2021-2022 887.55 करोड़ रुपए ये, और 2020 और 21 में था ये 263.93 करोड़ रुपए। मतलब इसमें इजाफा देखिए जरा, अज्ञात सोर्स से आमदनी के मामले में ये इजाफा कितना है, 263.93 से 887.55 करोड़ रुपए रीजनल पार्टीज को अज्ञात सोर्सेस मतलब 20,000 से कम में आपको ये रिवील नहीं करना होता है कि आप कहां कौन है जो इस चंदे को दे रहे हैं, वहां पर ये हुआ है। और कुल आय में अज्ञात सोर्स जरा देखिए 76% है कुल आय में अज्ञात सोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 2020-2021 में ये 49.73% था। 49.73% से 76% का ये जंप क्या बताता है? रीजनल पार्टीज को मिलने में ये जो चंदे में इजाफा है वो ये क्या बताता है? चुनावी बॉन्ड, कूपन की बिक्री, राहत कोष, स्वैच्छिक चंदा, बैठकों से योगदान, अज्ञात सोर्स में क्या क्या शामिल है वो ये सूची है। लेकिन इन तमाम जगहों से मिलने वाला ये चंदा और उसमें इजाफा सीधे 76% तक पहुंच गया मामला अब, और ये एडीआर ने बताया है। अब इसके रेमिफिकेशंस क्या हैं आपको बताने की आवश्यकता है। अब आपको दिखाते हैं पूरे दिन की अहम 5 पॉलिटिकल खबरें क्विक टेक। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से बीजेपी ने बड़ा सबक लिया है। पार्टी अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में SC/ST वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। 3 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। पार्टी ने चुनावी राज्यों में अपने नेताओं को दलित वोटरों तक पहुंचने की जिम्मेदारी सौंप दी है। मणिपुर हिंसा को कांग्रेस ने बड़ा सियासी मुद्दा बनाया है। पार्टी ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। टीम को जल्द मणिपुर का दौरा कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो डबल बेंच के सामने अपना मुद्दा रखें। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक मामले में MP MLA कोर्ट से राहत मिली है। हत्या की कोशिश के एक मामले में अदालत ने अंसारी को दोषमुक्त करार दिया है। साल 2009 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। एक दूसरे मामले में भी मुख्तार पर 20 मई को फैसला आना है। जमीन माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद योगी आदित्यनाथ की नजर अब ड्रग माफिया के खात्मे पर है। इसको लेकर सीएम योगी ने एक बड़ी बैठक की। ड्रग माफियाओं को योगी ने समाज का बड़ा दुश्मन बताया और इनके नेटवर्क के खात्मे के लिए अफसरों को अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। योगी सरकार के काशी मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से ही काशी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसको देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपने 4 सदस्यों की टीम यूपी भेजी है, जो काशी कॉरिडोर की व्यवस्था को करीब से देखेगी ताकि वैष्णो धाम में भी ऐसी व्यवस्था की जा सके। और बिग एंड में अब इंटरनेशनल खबरों की तरफ आपको लेकर आता हूं और यह बताता हूं कि क्वाड की मीटिंग जो होने वाली थी वो क्यों कैंसिल कर दी गई है और अमेरिका इसमें क्यों शामिल नहीं हो रहा है। सिडनी में क्वाड की समिट में शामिल होना था जो बाइडेन को, और अब क्वाड समिट को रद्द कर दिया गया है। ये क्यों हुआ है? क्वाड तो बहुत एक एम्बिशियस एक तरीके से गठजोड़ है और इसकी मीटिंग्स का रद्द होना असल में नॉर्मल नहीं है। अब इसको ये समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं जरा यहां पर। अब ये समझिए कि आखिर बाइडेन ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द क्यों किया है। असल में अमेरिका में बाइडेन सरकार के पास ट्रेजरी में बिलों के भुगतान के लिए पैसे नहीं बचे और ऐसे में पहले घर संभालना है, उसके बाद क्वाड की तरफ जाना है। यूएस डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच सकता है, यह तक कह दिया गया है कि 1 जून की तारीख इसमें डेडलाइन हो सकती है। विपक्षी रिपब्लिकन के साथ कर्ज सेटलमेंट पर सहमति नहीं बनी है, ये बाइडेन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। यूनाइटेड स्टेट्स संसद के निचले सदन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत। अब यहां पर कर्ज लिमिट बढ़ाने के लिए बिल को ट्रंप की पार्टी ने अटकाया हुआ है और ये जो बाइडेन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बाइडेन सरकार पर बजट में जरूरी कटौती का दबाव बनाया जा रहा है। और अब आपको यह बता दें कि इधर मोदी दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा शुरू होने वाला है। बहुत जल्दी से आपको पीएम के समर एक्शन प्लान की जानकारी दे देते हैं। 19 मई से 6 दिनों की विदेश यात्रा पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा इस दौरान वो करेंगे। 19 से 21 मई तक जापानी शहर हिरोशिमा में
प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। हिरोशिमा में G7 देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी जापान से पोर्ट मोस्बी की यात्रा करेंगे और 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में FIPC की मेजबानी करेंगे और पापुआ न्यू गिनी के पीएम के साथ संयुक्त रूप से उनको ये मेजबानी करनी है। FIPIC में भारत समेत 14 प्रशांत द्वीप देश शामिल हैं। 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहेंगे पीएम। ये खासतौर से पैसिफिक कंट्रीज के साथ ये जो मुलाकात होने वाली है ये बहुत अहम है। ये ध्यान में रखते हुए कि पैसिफिक ओशन को अपने प्रभाव में लेना चाहता है चाइना, लेकिन उसको काउंटर करना चाहता है हिंदुस्तान, ताकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और मजबूत ना होती चली जाए। अगली अहम खबर, ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स के टॉम हॉक से खतरनाक मिसाइल बना ली गई है। ईरानी क्रूज मिसाइल का नाम कद्र 474 है। मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में मिसाइल के शामिल होने का दावा है और फारस की खाड़ी में गश्ती युद्धपोत में मिसाइल तैनात की गई है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के लिए मिसाइल बड़ी खतरनाक बताई जाए। और जिस पेट्रियट को लेकर बड़ी बातें हो रही थी, वो पेट्रियट क्या किंजल के सामने घुटने टेक गया? ये अहम खबर दी। यूक्रेन वॉर दुनिया भर के एडवांस हथियारों की प्रयोगशाला बन चुका है। रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई। किंजल से निपटने के लिए यूएस ने यूक्रेन में अपना सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट उतारा था, लेकिन खबर यह है कि रूसी किंजल मिसाइलों के हमले में एक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ढेर हो गया। अगर ये सच है तो न सिर्फ अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, बल्कि पेट्रियट के पावर का पोस्टमार्टम भी हो गया। CNN के मुताबिक कीव में रूस ने किंजल मिसाइल दागी तो उससे पेट्रियट को खासा नुकसान हुआ। रूस ने कई मिसाइलों और ड्रोन की मदद से कीव पर हमला बोला था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि ये कीव पर अब तक सबसे आक्रामक हमला था। रूस की ओर से ड्रोन के साथ 6 किंजल और 9 कैलिबर मिसाइलें एक साथ दागी गई थी। अमेरिका का पेट्रियट सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अमेरिका ने दावा किया था कि यह सिस्टम बैलिस्टिक से लेकर क्रूज मिसाइलों, एयरक्राफ्ट और ड्रोन तक को पल भर में ढेर कर सकता है। यूक्रेन को अप्रैल में अमेरिका से कई पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिले थे। इसके लिए यूक्रेन ने अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड को शुक्रिया कहा था। इसी महीने यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने पेट्रियट का इस्तेमाल रूस की किंजल मिसाइल को ढेर करने के लिए किया है, लेकिन अगर पेट्रियट सच में फेल हुआ है तो अमेरिका के दावों का दम निकल चुका है। और आइए बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल क्विक टिप। कश्मीर में G20 बैठक पर आपत्ति जताने को लेकर संयुक्त राष्ट्र को भारत ने कड़ा जवाब दिया है। जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि आरोप निराधार और अनुचित हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांड डी वेरेंस ने जम्मू कश्मीर को अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ बताया था। ब्रिटेन में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। 3 महीने के भीतर ही वहां महंगाई 3.8% से बढ़कर 3.9% हो गई है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने कहा कि बढ़ती महंगाई कई व्यवसायों के लिए चिंता का विषय है। चैट जीपीटी बनाने वाले सैम ऑल्टमैन ने एआई के खतरे की बात कबूल कर ली है। ऑल्टमैन अमेरिकी सीनेट जुडिशरी कमेटी पैनल के सामने गवाही के लिए हाजिर हुए। इस दौरान समिति अध्यक्ष रिचर्ड ब्लूमेंथल ने एआई को मानवता के लिए खतरनाक बताया, जिसका समर्थन ऑल्टमैन ने भी किया। म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव को भारत से कड़ी चुनौती मिली है। भारत के सहयोग से वहां रखाइन प्रांत में एक बंदरगाह चालू हो गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो इजाफा होगा ही, साथ ही चीन का इंटरनेशनल मार्केट में दबदबा घटेगा। और अब आपको ये चलता हूं बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग की तरफ, और पहली अहम खबर आपके सामने ये रही। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आई। व्हाट्सएप में एक नया फीचर जोड़ा गया है। व्हाट्सएप पर मिलेगी चैट लॉक करने की सुविधा। पर्सनल बातचीत अब पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इसकी जानकारी दी है। अब इसमें पूरी चैट को आपको ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा या उसको पर्दे में नहीं रखना होगा। एक पर्टिकुलर चैट किसी के साथ आपकी हो रही है और उसको आप चाहते हैं कि पर्दे में रखें, तो ये मुमकिन हो पाएगा। और ट्रेंडिंग में अगली अहम खबर, दुनिया में भारत के बढ़ते कद की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बदला इंडिया का किरदार। यूरोप को तेल बेचने में भारत नंबर 1 हुआ। भारत ने सऊदी अरब को इस मामले में पछाड़ दिया है। रोजाना 5.5 करोड़ लीटर ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा है और तेल के खेल में भारत का अब किरदार बदल गया है। और अब ट्रेंडिंग में सीधे आपसे जुड़ी हुई खबर, इंडिया में आने वाली है नौकरियों की बारिश। इस साल इंडिया की 77 कंपनियां करने वाली हैं हायरिंग।
4 से 7 साल के एक्सपीरियंस वालों को मिलने वाली है तरजीह। 2100 कंपनियों पर हुए सर्वे में यह बात सामने आई है। कोलकाता की एचआर सॉल्यूशन कंपनी जीनियस कंसल्टेंट ने किया है यह सर्वे। दक्षिण और पश्चिम भारत में होगी सबसे ज्यादा हायरिंग। और ट्रेंडिंग में अगली अहम खबर गूगल से जुड़ी हुई। इनएक्टिव अकाउंट पर गूगल बड़ा एक्शन लेने वाला है। जीमेल और गूगल पर इनएक्टिव अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। 1 या फिर 2 साल से इनएक्टिव अकाउंट पर यह एक्शन लिया जाएगा। सुरक्षा कारणों की वजह से इनएक्टिव अकाउंट को बंद करने का यह फैसला लिया जा रहा है, ऐसा गूगल ने बताया। और अब जरा यह भी देखिए कि आगे मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। मॉनसून आपके घर तक कब पहुंचने वाला है? दिल्ली एनसीआर में मौसम नर्म गर्म है। धूल धुंध के साथ आसमान में बादल छाए रहे। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम के बदले रुख ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन धूल भरी आंधी से लोग परेशान रहे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो धूल भरी आंधी के पीछे पाकिस्तान से आने वाली हवाएं हैं। इन हवाओं ने राजस्थान में धूल उठाई, जिसका असर दिल्ली एनसीआर तक दिख रहा है। अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान। लेकिन बड़ी खबर मानसून को लेकर है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल केरल तट पर मानसून थोड़ा देरी से दस्तक देगा। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल तट पर दस्तक देता है और फिर मुंबई होते हुए उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस साल मानसून के केरल तट पर 4 जून को पहुंचने की संभावना है। अगर केरल तट पर मानसून देर से पहुंचा तो देश के बाकी हिस्सों और उत्तर भारत तक इसके पहुंचने में और ज्यादा देरी हो सकती है। दूसरी तरफ इस साल मानसून पर अल नीनो इफेक्ट की आशंका भी जताई गई। अगर ऐसा हुआ तो मानसून कमजोर भी पड़ सकता है। और अब बहुत जल्दी देखिए बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग क्विक 5 थे। शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 371 अंकों की गिरावट के साथ 61,560 पर और निफ्टी 106 अंकों के नुकसान के साथ 19,114 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़कर लगभग सारे शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। नौकरी, चपरासी और चौकीदारी की और आवेदक बीटेक, एमबीए, एमसीए पास। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं से एक मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस नॉन टेक्निकल में 55 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 19 लाख से ज्यादा आवेदक प्रयागराज के एसएससी मध्य क्षेत्र के दफ्तर के अंडर आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री की जानी मानी कंपनियों में शुमार वोडाफोन ने 11,000 कर्मचारियों की छटनी का प्लान बनाया है। कंपनी की नई बॉस ने कहा है कि ग्रुप को कारोबार में नुकसान हो रहा है, लिहाजा वो ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर हैं। करीब 11,000 स्टाफ को फेज वाइज अगले 3 साल में निकाला जाएगा। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने मुंबई में शाहरुख खान के बंगले मन्नत में मुलाकात की। इसका खुलासा खुद शाहरुख ने किया। शाहरुख ने कहा कि गारसेटी ने मेरे साथ खुद के बॉलीवुड डेब्यू पर मजाकिया अंदाज में बातचीत की। सिंगर और गजल गायक पंकज उधास आज 71 साल के हो गए। गुजरात के जेतपुर में जन्मे पंकज उधास को 10 साल की उम्र में पहली बार गाने के लिए 51 रुपए इनाम मिला था। आगे चलकर वो मशहूर प्लेबैक सिंगर हुए। उनकी गाई गजलें काफी मशहूर हुई। करोड़ों लोग उनके हनुमान चालीसा गायकी के भी फैन हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि किसी भी परफॉर्मेंस से पहले पंकज उधास हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते हैं। और बिग एंड बोल्ड में यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन बिग एंड बोल्ड स्पेशल ब्रेक के उस पार, जिसमें आपको बताऊंगा त्रयंबकेश्वर में हरी चादर संयोग या प्रयोग। बिग एंड बोल्ड स्पेशल नासिक के त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आज शुद्धिकरण किया गया। मंदिर में संत समाज और भोले के भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए। दरअसल नासिक में हरी चादर को लेकर धर्म युद्ध शुरू हो गया है। इसके साथ ही अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सबके अपने अपने दावे हैं, अलग अलग थ्योरीज, लेकिन सच क्या है? क्योंकि किसी घटना का आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। जरूरी है कि घटना की पूरी सच्चाई जानी जाए, समझी जाए। इसलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए जरूर और नासिक के धर्म युद्ध की सच्चाई को समझिए। पित्रोवा सर्वावस्थांगतोपि वा, कि ये जो विदर्भ में आके यहाँ पे ये भूमि अपवित्र कर दी थी, सभी संत समाज, पुरोहित संघ और हिंदुत्ववादी संगठनाएं, इन्होंने यहाँ पे आज शुद्धिकरण किया है और इसके आगे फिर से कोई ऐसी हरकत ना करे, ये हम उनको चेतावनी देते हैं। मंदिर का शुद्धिकरण हुआ।
सीढ़ियों पर गौमूत्र और बेलपत्र चढ़ाया गया। हर हर महादेव के नारे लगे। मंदिर के बाहर लगे नोटिस के बोर्ड को एकदम क्लियर कर दिया गया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 13 मई को जो हुआ, ये उसी एक्शन का रिएक्शन है। 13 मई को जिस गेट से कुछ मुसलमानों ने जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश की, उसी गेट पर शुद्धिकरण हुआ। नासिक के त्र्यंबकेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के नारे लगे, मंत्रोच्चार हुआ और पूरे विधि विधान के साथ अविनाशी शिव के दरबार की शुद्धि की गई। इस शुद्धिकरण में गौमूत्र, समुद्र का जल, 5 नदियों का पानी, कुशावर्त का तीर्थ, फूल, नारियल और बेलपत्र का प्रयोग किया गया। हर उस वस्तु का प्रयोग हुआ जो महादेव को प्रिय है। जिन सीढ़ियों से ये मुख्य दरवाजा बाबा के दरबार तक जाता है, शिवलिंग तक जाता है, यहाँ के त्र्यंबक महाराज तक जाता है, उसी पूरे रास्ते को यहाँ पर देखिए गोमूत्र, गंगा जल, नारियल पानी, पुष्प, बेलपत्र, तमाम चीजों से उसका शुद्धिकरण किया गया। विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ, आरती के साथ उसका शुद्धिकरण किया गया, ताकि एक जो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो ये मुख्य पवित्र स्थान है, इसकी पवित्रता को कायम रखा जा सके और एक संदेश दिया जा सके कि अगली बार कोई ऐसा दुस्साहस ना करे। मंदिर में हरी चादर चढ़ाने की बात को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। जबरन शिवलिंग पर मजार वाली चादर चढ़ाने को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया से सड़क तक इस खबर पर चर्चा है। दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हैं। ये सब कुछ दिखाएंगे, साजिश और सच्चाई के बीच का पर्दा उठाएंगे, एक एक डिटेल को बारीकी से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुद्धिकरण में शामिल होने आए लोगों की बात को जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। हम सालों से देख रहे कि यहाँ पे लोग सामने से चले जाते थे, सिर्फ ऐसा धूप करके चले जाते थे। आज इस सीढ़ी तक घुसे, कल बोलेंगे हम परिक्रमा करेंगे, परसों बोलेंगे हम नंदी तक जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे शिवजी के ऊपर जाएंगे, बाद में बोलेंगे वक्फ बोर्ड की जगह है। ये क्या उनके बाप की जगह है क्या? ये इंटेंशनली किया गया है। वो लोग दिखाना चाहते हैं, ये हिंदू समाज को जताना चाहते हैं कि हम आज यहाँ सीढ़ियों तक आए हैं, हम अंदर कल प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे। वो इंटेंशनल हिंदू समाज को जताना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हर किसी की राय यही कि महादेव के मंदिर में चादर चढ़ाने की कोशिश एक साजिश है। हिंदुओं का कहना यह कि अगर मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश साजिश नहीं, तो फिर वीडियो क्यों बनाया? मंदिर के गार्ड्स के रोकने के बावजूद अंदर घुसने की कोशिशें क्यों की गई? और जब मंदिर परिसर के बाहर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताने वाला बोर्ड लगा, तो फिर नियम को क्यों तोड़ा गया? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक तरफ शुद्धिकरण का काम चल रहा था, तो दूसरी तरफ मंदिर परिसर में जिस बोर्ड पर मंदिर में प्रवेश का नियम लिखा है, उस बोर्ड के आसपास मौजूद बाकी सब चीजों को हटा दिया गया। बोर्ड जो पहले कवर्ड था, जो आधा दिखाई देगा था, आधा नहीं दिखाई देगा था, उस बोर्ड का जो अब फिलहाल यहाँ पर उसे साफ देखा जा सके, इसीलिए कोशिश की जा गई है। और यहाँ उसके ठीक आड़े में ये एक इंक्वायरी ऑफिस का बोर्ड बीच में आ गया था, जिसकी वजह से लोगों को ये नोटिस साफ तौर पर दिखाई नहीं जा रही थी। अब उस बोर्ड को ही सीधे हटाया जा रहा है, ताकि लोगों को ये जो नोटिस है वो साफ दिखाई जा सके। और इसी वो नोटिस पर लिखा हुआ है कि हिंदुओं के अलावा किसी और को यहाँ पर इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हर महादेव के नारे लगा गए हैं, त्र्यंबक महाराज की जय की यहाँ पे नारे लगा गए। 13 मई को जो हुआ उसको लेकर हिंदुओं में काफी आक्रोश है। नासिक में हिंदू इस घटना को एक बड़ी साजिश का छोटा सा ट्रेलर बता रहे हैं। काफिर समझते हैं तो काफिर के दरवाजे पर आने की क्या वजह है? तुम भी ये इसको मस्जिद बनाना चाहते हो? क्योंकि अभी हमने कई सालों साल 200-300 साल अयोध्या का मंदिर पाया है, अब ये हमसे छीनना चाहते हो? नासिक में जिन 4 लोगों ने मंदिर में जबरन घुसने और शिवलिंग पर हरी चादर चढ़ाने की कोशिश की, चारों की पहचान हो गई। इन आरोपियों के नाम हैं अकील यूसुफ सैयद, सलमान अकील सैयद, मतीन राजू सैयद, सलीम बख्शू सैयद। इन चारों आरोपियों और मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये सालों पुरानी रवायत है। इस रवायत के मुताबिक गेट के बाहर से लोग धुनी और लोगान दिखाते थे।
वही दरगाह है जहां पर संदल का जुलूस का जो कार्यक्रम है वो यहीं से शुरू हुआ था और इसके ठीक पास में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मंदिर जो है यहाँ से तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर ही मंदिर है और इसी रास्ते से जो है ये जुलूस निकलते हुए मंदिर के पास से गुजरा था जहां पर मतीन इनके परिवार के बाकी लोग 10 से 12 लोग जो है वो वहां पर गए हुए थे जो लोगान और ध्वनि देने के लिए यहाँ पर गए थे। तो क्या इसमें आपके परिवार के लोग थे, गाँव के ही लोग हैं या बाहर से भी कुछ लोग थे? नहीं, ये हमारे परिवार के लोग करते हैं, हमारे घर की हमारी परंपरा है। तो ये 2 या 3 जन जाकर वहाँ पे खाली धुनी दिखाते, लोबान दिखाते और वहाँ से वापस गेट से वापसी हो जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि गेट से वापसी हो जाते हैं, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि अंदर मत जाइए। सिक्योरिटी गार्ड बोले जैसे हम नए, हमको पता नहीं है कि ये क्या चलता है क्या नहीं। तो जैसे अभी गांव के लोग भी वहाँ पे रहते हैं तो उनमें से दो कुछ भी बोले कि नहीं ये लोग लोबान दिखाते हैं बाहर से और चले जाते हैं गेट पे से। जैसा गेट की जो पहली पायरी है बस उसके ऊपर खड़ा रह के लोबान दिखा के चले जाते हैं। मतीन का कहना यह कि उसने मंदिर में घुसने की कोशिश नहीं की, जबकि वीडियो में आरोपी मंदिर के एंट्री गेट पर सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से नासिक ज्योतिर्लिंग में हिंदुओं ने शुद्धिकरण किया। सीढ़ियों और मंदिर परिसर में गौमूत्र, नारियल, फूल इत्यादि चढ़ाकर शुद्धिकरण किया गया। इतना ही नहीं, त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट ने पुलिस में जो शिकायत की उसमें भी मंदिर में घुसने की कोशिश की बात लिखी गई। जो जुलूस वो लेके आ रहे थे वो उनका धूप दिखाने का वो कार्यक्रम कर रहे थे, उसके उधर अपना जो एंट्री गेट है वहाँ पर वो अंदर जाने के लिए अनुमति मांग रहे थे, लेकिन वहाँ पर हमारे सुरक्षा रक्षकों ने उनको वहाँ पर ही रोका। वो वहाँ पर दर्शन करके वापस निकल गए। मंदिर के ट्रस्टी प्रशांत गायधानी के मुताबिक संदल जुलूस नासिक में हर साल निकलता है। साल में 2 से 3 बार जुलूस निकाले जाते हैं, इसमें हिंदू भी शामिल होते हैं। लेकिन मंदिर में इस जुलूस के अंदर आने की बात ट्रस्ट की किसी भी डायरी में नहीं लिखी गई। यही वो दरवाजा है जहां से अंदर आने की कोशिश करने की बात कही जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये सुरक्षा बल यहाँ पर खड़े हैं, वो यहीं से आए, यहाँ पर उनकी बातचीत हुई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो सुरक्षा बलों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते और उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं। 10 से 12 लोग होते हैं जब वहां पर रात के 9:45 बजे आते हैं। मैं आपको बता दूं कि 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। जी हाँ, 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन अंदर प्रवेश बंद हो जाता है। जो अंदर के लोग हैं उन्हें बाहर निकालने में 1 घंटे का समय लग जाता है। 10 बजे तक जो है ये दरवाजा बंद होता है, लेकिन उसी के ठीक 15 मिनट पहले 9:45 बजे जो है जब ये दरवाजा एक तरफ खुला रहता है, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही होती है, उसी वक्त जो है ये संदल के नाम से ये जुलूस लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ नासिक में गहमा गहमी बढ़ी है तो दूसरी तरफ 13 मई की घटना को लेकर सियासी पारा चल रहा है। शिव मंदिर में हरी चादर चढ़ाने की बात पर सियासत भी गर्मा रही है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बाहर वो धूप आरती करते हैं और निकल जाते हैं, एक श्रद्धा का विषय होता है। हमारा जब मुंबई से लालबाग का राजा निकलता है और मुस्लिम मोहल्ले में जाता है भिंडी बाजार में, तो मुस्लिम लोग आकर पूजा करते हैं। सबको मालूम है मुस्लिम लोग आकर पूजा करते हैं, गणपति ऊपर से फूल बरसाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, आप महाराष्ट्र का जो सामाजिक सलोखा है वो बिगाड़ने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी के तेवर तल्ख हो गए। बीजेपी के धर्म प्रकोष्ठ के प्रमुख आचार्य तुषार भोसले ने संजय राउत को अपनी बात सच साबित करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। ऐसा होते हुए भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करना ये कुछ लोगों का मकसद है। जो लोग आज सत्ता से बाहर गए हुए हैं उनको राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की वो कोशिश कर रहे हैं। 13 मई को लेकर महाराष्ट्र में एक नई महाभारत छिड़ चुकी है। हालांकि मामला एसआईटी के पास है और एसआईटी मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के एक फ्रेम को एनालाइज किया जा रहा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हुई घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठन का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन अब बहुत जल्दी एक एडीजी रैंक के अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा जो इस एसआईटी को हेड करेंगे और एक बार जब ये अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसी के बाद एसआईटी की टीम अपनी जांच की शुरुआत करेगी और इसी के बाद उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है जिन लोगों को त्र्यंबक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अपना केस में आरोपी बनाया है। वो 4 नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिन लोगों ने 10 से 12 लोगों के ग्रुप ने यहाँ पर आके संदल जुलूस के नाम पर यहाँ पर मंदिर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश की थी, जबकि यहाँ पर साफ तौर पर नोटिस लिखा गया है कि इस मंदिर के भीतर से प्रवेश हिंदुओं को है। तो वहीं दूसरी तरफ नासिक में भी पारा चढ़ता जा रहा है।
आवेदन है जो हिंदू सकल समाज की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तहसीलदार को दिया जा रहा है, प्रशासन को दिया जा रहा है, अलग अलग अधिकारियों को दिया जा रहा है। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये खबर जो है हम हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया कि जिन लोगों ने यहाँ पर अंदर आने की कोशिश की है उन्हें 3 साल के लिए तड़ीपार किया जाए, उन्हें इलाके से बाहर रखा जाए। नासिक से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।